मे आई कम इन सर? गुड आइए, आफ्टरनून सर। बैठिए। ठीक है। आप पवन हैं? जी सर। पवन, हिंदी में बात करना पसंद करेंगे? जी सर। हिंदी ही आपने माध्यम के तौर पे चुना है? जी सर। पवन, आपने शायद महसूस किया होगा हम लोग कोविड को लेकर जितनी सावधानियां संभव है बरत ही रहे हैं। जी। और इसी वजह से बाकी चीज़ों के अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस कमरे में आप सब लोगों से पर्याप्त दूरी पर रहें। जी सर। जी ठीक है ना? इससे आप सुरक्षित महसूस करेंगे, बाकी लोग भी सुरक्षित महसूस जी सर। करेंगे। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि चूंकि आप पर्याप्त दूरी पर हैं और सुरक्षित हैं, तो आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं, क्योंकि इससे आप सहज महसूस करेंगे और अच्छी बातचीत। थैंक यू सर। ठीक है, पूरा उतार लीजिए, कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, सहज हैं? जी सर। आपको स्वयं तो किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं है? नो सर। नहीं है। ठीक है, तो फिर बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप बिना अपना नाम दोहराए हुए, बिना अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब का कोई उल्लेख नहीं करना है। जी सर। और इसके अलावा अपना परिचय देना है। सर, मेरा नाम पवन कुमार, मेरे फादर का नाम श्री रमाशंकर, मेरी मदर का नाम लल्ली देवी, और मैं हाई स्कूल कर्नलगंज इंटर कॉलेज इलाहाबाद से 2002 में पास आउट हुआ। वहीं से ही कर्नलगंज इंटर कॉलेज से ही 2004 में इंटरमीडिएट और 2008 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज वाराणसी से 2009 में मैंने बीएड की उपाधि धारण की। उसके बाद 2012 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि धारण की। इसके साथ साथ मैंने एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी उत्तीर्ण किया है। और आप फिलहाल बेरोजगार हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, मैं 5 सितंबर 2014 से लेकर के 20 मार्च 2021 तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम किया, और अभी 22 मार्च से मैं बीईओ के पद पर अमरोहा में नगर क्षेत्र में कार्यरत हूँ। ये बीईओ क्या है? बीईओ का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हिंदी में खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो खंड शिक्षा अधिकारी की आपकी नियुक्ति है, ये किस परीक्षा के तहत हुई थी? लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा थी, और इसमें जो है जो चरण थे, प्रथम चरण था, द्वितीय चरण लिखित परीक्षा थी, उसके बाद उत्तीर्ण घोषित करके लोगों को नियुक्ति प्रदान की गई। अच्छा, ये कौन सा आपका बैच था पीसीएस का? बैच सर, इसमें कोई बैच मेंशन नहीं था सर। एक्चुअली ये 12 ईयर्स के बाद हुई थी, एक अलग से वैकेंसी आई हुई थी। अलग से वैकेंसी आई थी। और इस पद के तौर पर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? जिम्मेदारियां सर बेसिक एजुकेशन को लेकर के हैं, जो ब्लॉक लेवल पे होती हैं। टीचर्स को एक तरह से मेंटर के रूप में गाइड करना, बच्चों के क्या कहते हैं कि उनके सुधार के लिए, उनकी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करना, और टीचर समग्र शिक्षा जो ब्लॉक लेवल पे होती है उसको सुधार में योगदान देना। जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको फलीभूत करने का प्रयास करना। पवन, अगर ध्यान से देखें तो आप एक शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित हुए थे। जी सर। आपने काफ़ी साल तक पढ़ाया, उससे काफ़ी अनुभव प्राप्त किया। जी सर। और अब आप शिक्षा के प्रशासन के क्षेत्र में जी हैं। सर। यानी कि अपनी और प्रशासन के क्षेत्र में आ जाने की जो आपकी इच्छा थी वो भी पूरी हो रही है, क्योंकि आप फिलहाल पहले से ही बीईओ हैं। जी सर। तो आपकी ट्रेनिंग और उसके बाद आपकी महत्वाकांक्षाएं, जी सर, दोनों को पूरा करने वाले पद में आप ऑलरेडी हैं। जी सर। फिर आप क्यों बदलाव को चाह रहे हैं? एक्चुअली सर, जो अभी ब्लॉक, आप किस पद के लिए? हम सभी पदों के लिए आपने अप्लाई किया है या कुछ विशेष पदों के लिए किया? अभी सर मैंने सभी पदों के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब आपकी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मैं काम करना चाहता हूं सर। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर तो आप ऑलरेडी हैं सर, बट ज़्यादा ऊंचे लेवल पे जा करके, ज़्यादा लोगों के साथ काम करके, टीम वर्क के रूप में हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ ब्लॉक लेवल पे हैं सर। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर हम नई शिक्षा नीति पर विचार करें, जो कि आपका पूरा क्षेत्र रहा है, उसमें खंड के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जी सर, इस नीति के लागू होने से क्या क्या बदलाव आएंगे? बदलाव का सबसे पहला जो सुधार शुरू होता है वो एक शिक्षक के रूप में शुरू होता है। अगर शिक्षक ही सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है सर। मुझे ज्ञान मत दीजिए। जी सर, मुझे शिक्षा नीति के बिंदु के हिसाब से बताइए। नीति में ये है, इस कारण खंड ब्लॉक में ये अंतर आएगा। जी, ओके सर। शिक्षा नीति के स्तर पर जो प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, और फिर उसके बाद 1 to 8 तक मेनली सर, जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक है। फर्स्ट क्लास में अभी हमने जो है शुरू किया सर 1-2 को प्री प्राइमरी में डाल दिया है, और
3 और 4 5 को एक ये लेवल पे जो प्री प्राइम पहली और दूसरी क्लास को स्कूल से हटाकर आंगनवाड़ियों के साथ जी सर। डाल दिया गया है, इससे अभी इनको आंगनवाड़ी में पढ़ाएगा कौन, कि शिक्षक कहाँ से आएंगे? सर आंगनवाड़ी की इस समय ट्रेनिंग चल रही है सर, वो ब्लॉक लेवल पे। आंगनवाड़ी की महिलाएं और पुरुष या जो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता हैं, जिनके पास न तो प्राइमरी इतने छोटे बच्चों को हैंडल करने की कोई औपचारिक शिक्षा है, जी ना सर। उनके पास ज्ञान का वह स्तर है, उनके जिम्मे हम अपने गरीब बच्चों को छोड़ देंगे जी सर। और जो अमीर बच्चे हैं वो जाहिर है कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते रहेंगे। ये तो और बढ़ा देने वाली बात हुई अंतराल को। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जो शासन की नीति है सर, शासन की नीति के अनुरूप अगर देखा जाए तो हम जो आंगनवाड़ी की नियुक्ति करते हैं, जैसे जिसमें कार्यकर्त्री होती है, सहायिका होती है, दोनों लेवल की हम मिनिमम क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं सर। मिनिमम क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं, मैं तो तुलना कह रहा हूँ। वेतन बताइए उन्हें कितना देते हैं? वेतन तो सर बहुत कम है। आप समझ पा रहे हैं? उस वेतन पर अगर छोटे बच्चों को संभालना होगा तो या तो छोटे बच्चों की पिटाई होगी या छोटे बच्चे केवल खेलते रहेंगे। उन्हें शिक्षक की तरह मेंटरिंग करने का, आप तो शिक्षक अधिकारी हैं, आप तो समझ सकते हैं। ओके सर, बट इसमें जो मेन रोल है सर वो हम ट्रेनिंग के माध्यम से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश। उल्टा क्यों नहीं किया गया? बजाय इन 2 क्लासों को ले जाकर आंगनवाड़ी में रखने के, आंगनवाड़ी के जो केंद्र थे उनको स्कूल में ले आते। वो सर स्कूल के कैंपस के अंदर ही हैं सर, जितने भी ज़्यादातर आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वो स्कूल कैंपस के अंतर्गत हैं, और जो हमारे जो अपर क्लास के टीचर हैं उनके अंतर्गत हम काम करके उनको प्रशिक्षित और शिक्षित करके जो है हम बेहतर तरीके से फर्स्ट और सेकंड को जो है एक तरह से किंडरगार्टन जो पद्धति होती है को ऐसा नहीं लगता है सिर्फ सरकारी खर्चा बचाने की कोशिश है? सर, एक्चुअली नाउअडेज अगर आप देखें तो जो है समस्याएं तो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा हैं सर। ठीक है सर। पवन जी, जी सर। मुझे आपका वैकल्पिक विषय क्या इतिहास है ना? इतिहास है सर। ठीक है, मुझे बताइए आजकल इतिहास में पुनर्लेखन की बात चल रही है, इतिहास के पुनर्लेखन की बात सुन रहे हैं कि नहीं इसको? अभी तो सुन रहा हूँ, मतलब जानता हूँ सर थोड़ा बहुत। क्या है, क्या कारण? पुनर्लेखन का मतलब ये है सर, जैसे कि जो हमारी इतिहास की विचारधाराएं हैं, मतलब प्राचीन का मतलब जैसे कि आप जो इम्पीरियलिस्ट विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, या फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट विचारधारा आई। अब जो इतिहास की पुनर्लेखन की जो चौथी विचारधारा सबाल्टर्न हिस्ट्री, उपाश्रयी इतिहास लेखन, जिसमें रामचंद्र गुहा और रणजीत गुहा जैसे लेखकों ने काम किया है, और उस क्षेत्र में हम इतिहास को रीराइट करने का काम भी कर रहे हैं। रीराइट करने का इन द सेंस है सर कि हम फिर से अभी तक हमने जो इतिहास लिखा था वो राजाओं महाराजाओं का इतिहास लिखा था, अब हम जो है उस समाज का इतिहास लिखना चाह रहे हैं जिनका जो है समाज में मेन रोल होता है सर। ठीक है, वो तो आपने सबल्टन की बात की। जी सर। एक दोबारा से नेशनलिस्टिक फर्वर से लिखने की बात की जा रही है, उस पर आपका क्या तर्क है, क्या विचार है? बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए, इतिहास में भूगोल की क्या भूमिका है? सर विदाउट ज्योग्राफी हिस्ट्री को राइट नहीं कर सकते। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि दक्षिण भारत का जी द्वार किसे कहा जाता था? दक्षिण भारत का द्वार याद नहीं है सर। दक्षिण और उत्तर के बीच में एक हिल है, पर्वतीय श्रेणी है जी, जहाँ पर एक गैप है, और वहाँ एक किला था, अकबर ने वो युद्ध भी लड़ा था असीरगढ़ का। असीरगढ़ है ना? हाँ सर, याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। आपने एनसीसी भी लिखा है ना अपने में, एकता और अनुशासन। तो अभी क्या सीखेंगे एनसीसी से, क्या सीखे हैं आप? लीडरशिप का गुण। लीडरशिप का गुण। आपने वहाँ पे सी सर्टिफिकेट में लीडरशिप किया था? बी ग्रेड में मैं उत्तीर्ण था सर। अच्छा ठीक है। सर। अच्छा ये बताइए, अभी हाल में केन बेतवा लिंक परियोजना बड़ी चर्चा में है। जी सर। क्या जानते हैं इसके बारे में? केन बेतवा लिंक परियोजना जो हमारे बुंदेलखंड को क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है सर, उसको इरिगेट करने के लिए, और जैसे कि जो नदी जोड़ो परियोजना का जो पहला उदाहरण पेश किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, हालांकि खैर इसमें बहुत प्राचीन काल से भी लोगों ने अपने विचार दिए थे। इस संदर्भ में केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे आने वाले समय के जो सूखा प्रवण क्षेत्र है, बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, उन दोनों को लिंकअप करके बुंदेलखंड जैसे। कहाँ का पानी कहाँ जाएगा सर? एक्चुअली इसमें जो बेतवा का केन में कि केन का बेतवा में? नहीं सर, हम दोनों को एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं। जैसे कि बाढ़ का पानी जो जब हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो उसको हम जो है साउथ में भेज सकें, और साउथ तो है नहीं, साउथ का मतलब इधर बुंदेलखंड रीजन सर, जहाँ पे हमेशा सूखा प्रवण क्षेत्र है सर पूरा। नहीं तो केन से पानी बेतवा में जाएगा कि बेतवा से केन, ये निश्चित है कि नहीं पता सर। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। दक्षिण सोनभद्र। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में अगर आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती है कम, पूर्व से अगर पश्चिम जाते हैं तो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करती जाती है। जैसे जैसे आप बंगाल की खाड़ी से एंटर करेंगे अगर आप, तो हवा की जो नमी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण आएंगे, उत्तर से दक्षिण आएंगे तो ज़्यादातर सर वर्षा की मात्रा तो, अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र पे आएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा की मात्रा है, लेकिन जैसे मिर्ज़ापुर है या जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है तो वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। सर आपने अपनी हॉबी में खेल लिखा है। जी सर। कोई विशेष खेल या सभी खेल? ज़्यादातर खेल खेलते थे सर, जो भी मिल जाता था खेल लेते थे सर। फिर ये हॉबी कैसे बनेगी? हॉबी का मतलब जैसे कि सर जब भी हम गांव में जाते थे तो ज़्यादातर बच्चे जो है बैडमिंटन तो उतना महंगा खेल है, गांव में नहीं था, लेकिन हम लोग क्रिकेट खेल लिया करते थे सर, कबड्डी खेल लिया करते थे, बहुत सारा खेल खेलते थे सर। फिर खेल खेलने से व्यक्तित्व पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? सर अगर हम फिलॉसफी मतलब विवेकानंद को कोट करें तो हम एक बात कहना चाहेंगे सर, उन्होंने कहा था कि गीता पढ़ने से पहले 3 घंटे फुटबॉल खेल के आओ। अगर स्वस्थ रहेंगे तो सर मस्तिष्क हमारा खुला रहेगा और हम ज़्यादातर ज्ञान गेन कर पाएंगे सर। खेलने से आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो विकसित हुए? सबसे पहले तो सर जो होती है स्पिरिट की भावना होती है कि हम खेल को एक टीम वर्क के रूप में आगे ले जाएंगे। जिससे हम टीम का खेल खेलते हैं तो सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, किसका काम क्या है, किसका काम क्या है, तुम्हें बॉलिंग करनी है, तुम्हें बैटिंग करना है, तुम्हें ये ओवर संभालना होगा, तुम्हें ये काम करना होगा। तो जब आप कार्य करते हैं जी सर, पद पर, जी सर, तो उसमें इस चीज़ को कितना आप इम्प्लीमेंट करते हैं? विदाउट टीम वर्क हम सर फेल हैं। अकेला व्यक्ति कोई सुधार नहीं कर सकता। तो आपने महसूस किया कि आपने सुधार किया है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा सुधार बताइए जो रिमार्केबल है आपको इस समय? सर हम जब टीचिंग खेल के बाद सर, जैसे कि हम लोग स्पोर्ट्स यहाँ केंद्रीय विद्यालय ओल्ड अकेडमी में टीचर था सर अभी तक जी। तो वहाँ पे हम लोगों ने, जैसे हमारे जो कलीग्स थे जो सोशल साइंस पढ़ाते थे, मैं सोशल साइंस का टीचर था, तो वहाँ पढ़ाते थे, तो हम लोगों ने अपना क्षेत्र डिवाइड कर रखा था कि हम चारों सेक्शन में जब भी मैप पढ़ाना होगा तो हम मैप पढ़ा देंगे। जिसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर था ज़्यादा उस पर हम लोग फोकस करके टीम वर्क के रूप में पूरा होलिस्टिक अप्रोच लगा करके रिजल्ट को इम्प्रूव कर लेते थे सर। तो वो कहीं ना कहीं खेल का जो स्पिरिट है वो हमारे काम में भी दिखता है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग भारत में देख रहे हैं कि छोटे छोटे राज्यों की मांग चल रही है। जी सर। छोटे राज्य बनाना ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? सर इसका जो है एक तरह से दोनों पक्षों के तरफ झुका हुआ उत्तर नहीं हो सकता, मतलब कहीं पे सक्सेस भी है, तो कहीं कोई पे 2 ऐसे पक्ष बताइए जो लाभ दे देंगे। जी सर। 2 ऐसे बताइए जिससे नुकसान होगा। प्रशासन की दृष्टि से सर देखें तो कंट्रोलिंग थोड़ा जल्दी हो जाती है सर, बड़े क्षेत्र पे कंट्रोलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, पहला लाभ। दूसरा जो है जो छोटे राज्य का होता है उसमें जो है जो रीजनलिटी होती है वो हावी होती है और लोगों में आपसी वैमनस्य नहीं होता। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में शासन में राज्य कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आप अगर पश्चिम में नौकरी करने, जैसे हमें अभी अमरोहा पोस्टिंग मिली है एज एग्जाम्पल, तो वहाँ पे जब पूछते हैं कि आप कहाँ से, पूरब से हो, आप कहाँ से, पश्चिम से हो। अगर पूर्वांचल एज एजिट एक राज्य बन जाए तो हम लोग सभी लोग पूर्वांचल के हैं, या पश्चिम का बन जाए तो पश्चिम के, लेकिन इसकी डिमेरिट्स भी हैं सर। डिमेरिट्स हैं, झारखंड को आप ले लीजिए, हमने छोटा राज्य बनाया लेकिन वहाँ पे आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो 2000 के पहले बनी हुई थी। तो सुधार भी हो सकते हैं हमारे उस पे लेवल में हमारे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा आप मुझे ये बताएं कि जो अभी इंडिया के चाइना के साथ जिस तरीके के हमारे तनाव की स्थितियां दिख रही हैं चाइना को लेकर, जी सर, क्वाड हमको कितने मदद कर पाएगा चीन के विरुद्ध? एक तरह से काउंटर अटैक है सर। कैसा मतलब? ये सैन्य काउंटर अटैक इन द सेंस आप इकोनॉमी के सेक्टर, कल्चरल पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमिक्स को लेकर भी है, मिलिट्री पावर्स को भी लेकर हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जापान को एक तरह से अमेरिका की जो पॉलिसी है सर, जो चाइना से उसको भय दिख रहा है आजकल, उस भय को काउंटर करने के लिए उसने जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। भारत के कंटेक्स्ट में बताइए। अमेरिका का तो छोड़िए, अमेरिका तो हमने पूछा ही नहीं आपसे। नहीं, क्वाड में समूह में है सर वो है। हमने आपसे पूछा भारत के लिए किस तरह भारत के लिए बेनिफिशियल है सर। आई थिंक सांस्कृतिक किस तरह से देख रहे हैं कि प्रभाव बढ़ा पाएगा भारत? सांस्कृतिक अगर अभी वर्तमान की स्थिति को देखें तो कोविड वैक्सीन की जो हमारी नीति है, जो विभिन्न देशों जो पड़ोसी देश हैं उनको जो अवेलेबल कराने की, कोविड डोज को अवेलेबल कराने को लेकर के हम उसमें पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं सर। और उस वहाँ पे चाइना अपने आप को पीछे पा रहा है सर। एक तो एक रीजन है सर। दूसरा रीजन जो चाइना को लेकर के है, भारत की इतनी इकोनॉमी मजबूत नहीं को चाइना को इकोनॉमिक स्तर पे या मिलिट्री पावर पे वो काउंटर अटैक कर सके, और इसके लिए उसको सहयोग की जरूरत है सर, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो।
चलिए, अभी आपने कोविड वैक्सीनेशन की बात की, तो एक अंतिम प्रश्न आपसे। जी सर। भाई, हम देख रहे हैं कि कोविड की दूसरी लहर आ रही है। जी सर। ठीक, और 50,000 से ऊपर केस एक दिन में आ चुके हैं। जी सर। आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति जब भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि ये दूसरी लहर है, खतरा बढ़ रहा है, जी सर। पहले भारत के अंदर वैक्सीनेशन को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया जाए जी सर। और तब हम अड़ोस पड़ोस को देने की बात सोचें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? अपने लोगों को बेहतर तो है, लेकिन सर हमारी जो एक तरह से लीडरशिप का गुण है, हम जो गरीब देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते सर। तो भारत में जितने लोग हैं उनको मरने के लिए छोड़ सकते नहीं, हैं? ऐसा भी नहीं है सर, ऐसा भी नहीं ऐसा है तो सर। हो तो रहा ही है। अभी इतने बड़े लेवल पे स्ट्रेन नहीं आया हुआ सर, हम कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। उम्मीद है। चलिए, ठीक है सर। ओके, पवन ये बताइए कि यदि हम आर्थिक जगत पर विचार करें जी सर। तो बड़ी हैरानी की बात हम लोगों को ये देखने को मिली, और आप अभी रीजनलिज्म की बात कर भी रहे थे, जी सर। कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो किसान आंदोलन को लेकर बहुत आंदोलित था, जी सर। जबकि उसी राज्य के पूर्वी क्षेत्र के किसान जो हैं उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था इन किस फार्म लॉज से। ये तो समझ में आता है कि अन्य राज्यों में से किसानों के साथ अंतर हो, एक ही राज्य में एक ही तरह के कानूनों को लेकर किसानों की भिन्न भिन्न राय क्यों थी? सर इसके दो रीजन हैं। पहला, वहाँ की जो स्थिति है पश्चिमी उत्तर की, वो प्रॉस्परस है सर, और जो पूर्वांचल का किसान है सर, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं बची है सर। वो इतना प्रॉस्परस नहीं है कि वो जो है अपने खेतों से अन्न उगा करके या उसको मड़ाई करके वो ट्रैक्टर में लाद करके मंडियों तक ले जाए। उसको जब भी ज़रूरत होती है खाद पानी की, वो बनियों को बुलाया और अपना सेल कर दिया 1200 रुपये, और उस 1800 का 1200 में बेच करके वो अपना काम निकालना चाहता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति भिन्न है सर, वहाँ पे ज़्यादा लंबे फार्म हाउस हैं, ज़्यादा प्रॉस्परस स्थिति है, इस वजह से जो है सर दोनों में भिन्नता है। तो अगर आप इन्हीं फार्म लॉज पे रहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फार्म लॉज जो हैं, जो किसान अभी बचे हुए हैं, उनसे भी उनकी संपन्नता छीन लेने की कोशिश है, जिसकी वजह से ये लोग इतने उद्वेलित हैं? सर एक्चुअली क्या है, हमें जहाँ तक लगता है, मेरा जो पर्सनल व्यू है सर, उसमें ये लगता है कि हर राज्य के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है और जो क्षेत्रों के लिए पॉलिसी मेकिंग है वो अलग अलग होनी चाहिए सर। माइक्रो लेवल प्लानिंग चाहिए। हाँ, माइक्रो लेवल प्लानिंग होनी चाहिए सर, क्योंकि जो पूर्वांचल की समस्या है वो पश्चिम की समस्या नहीं, जो पंजाब के किसान की समस्या है वो नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। ये फार्म लॉज को लेकर एक बड़ी आलोचना भी रही है कि कृषि तो राज्य का क्षेत्र विषय है। जी सर। उस पर राज्य को कानून बनाना चाहिए था। जी सर। केंद्र ने इस पर ऐसा कानून बना के दरअसल संविधान का उल्लंघन किया है। आपकी क्या राय है? नहीं सर, समवर्ती सूची मतलब केंद्र को तो पावर है सर, कुछ सेक्टर्स में है। कृषि कौन से लिस्ट में है? राज्य में है सर। फिर केंद्र कैसे बना सकता है सरकार? लेकिन सर कुछ विशेष स्थितियों में जो है कृषि के कुछ सेक्टर्स हैं जिनको जो है वो बना सकता है केंद्र सरकार। अभी आपने बताया कि कृषि राज्य का विषय है और मुझे भी यही याद है। फिर केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय क्यों होता है जब वो कोई विधायी कार्य कर ही नहीं सकता? क्योंकि एमएसपी वगैरह जारी करने का कार्य सर केंद्र सरकार करती है। जो सीएससीपी है सर, कृषि मूल्य लागत आयोग, जो 23 फसलों की एमएसपी जारी करता है, और एमएसपी जारी करने का काम केंद्र सरकार करता है सर। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो पावरफुल। लेकिन वो क्यों करता है जब वह राज्य का विषय है? तो बहुत एग्जैक्ट पता नहीं है सर। नहीं पता है आपको? नहीं पता से शुरू करना चाहिए था, आसान रहता। चलिए कोई बात नहीं। पवन, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। आइए पवन, बैठिए। पवन, आपका इंटरव्यू 7 अप्रैल को है। हाँ सर। बताइए आपके हिसाब से ये इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी? किन एरियाज़ में आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हैं? कहाँ आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर लगता है कुछ सुधार चाहिए? सुधार सर, जैसे अभी आप फार्मूला की बात किए सर, उस पर थोड़ा मैं अभी पढ़ नहीं पाया था सर। एक्चुअली मैं कल ही अमरोहा से आया था और आके एडमिशन लिया तो तुरंत बोला कि 9:30 बजे, तो मैंने फिर शिफ्ट कराया 4:30 बजे का सर। और फिर अभी थोड़ा स्टडी की ज़रूरत है, जो वीक पॉइंट्स है मैं उसको कवर कर लूँगा सर। ओके। और तैयारी के अलावा कम्युनिकेशन वगैरह में आपको कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा मतलब जल्दी बोल जा रहा हूँ मुझे लग रहा है। देखिए पवन, 2-3 चीज़ें हैं जिन पर आप विचार करें। देखिए आप एक शानदार कैंडिडेट हैं। जी सर। आपने सालों तक केवीएस में पढ़ाया है। जी सर। जिससे स्वाभाविक है कि आपके पास अनुभव आया है। आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। जी सर। और अब भी आप एक अधिकारी हैं। जी सर। तो प्रशासन की भी आपको की सही समझ है।
और बोर्ड मेंबर्स के लिए आप एक तरह से तैयार माल हैं। जी सर। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, आपके पास फील्ड का अनुभव है, जी सर। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में पहले आप सिलेक्शन हो चुका है तो उसका भी थोड़ा बहुत अनुभव हो गया है, तो उनके लिए तो एक तरह से ट्रांसफ़र जैसी चीज़ है। जी सर। बजाय अपॉइंटमेंट के इट्स मोर लाइक अ ट्रांसफ़र, एक पहले से तैयार ट्रेंड ऑफिसर मिल रहा है। लेकिन ये बैकग्राउंड के बावजूद आपको उनको कन्विंस तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपके साथ बहुत शानदार हैं, आपके पास आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। जी सर। आपकी एंट्री अच्छी है, सिटिंग पोस्चर जनरली अच्छा है, हैंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, आई कांटेक्ट अच्छा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है ना। वर्बल कम्युनिकेशन में छोटी छोटी कुछ सलाहें हैं। जी बताइए सर। आपके साथ क्या है कि आमतौर पर हम लोग कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आप लोग बहुत धीमे बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। आपके साथ आप महसूस कर पा रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा है और वॉल्यूम के साथ साथ स्पीड भी ज़्यादा है। हाँ ठीक सर। है ना। नॉर्मली क्या होता है कि किसी की स्पीड ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, स्पीड थोड़ी कम कर लीजिए। आपके साथ क्या है कि वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर ये आपका सहज कम्युनिकेशन है, आपका नेचुरल सेल्फ यही है, तो आप बहुत ज़्यादा बदलाव तो इसमें अगले 2-4 दिन में नहीं कर पाएंगे। लेकिन बताना एक तो मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, मैं सलाह ये दे सकता हूँ कि भले ही शुरुआत में ऐसा हो जाए, लेकिन जब आपके साथ प्रश्नोत्तर हो रहे हैं तब ध्यान रखिएगा कि टीचिंग टोन ना रहे। अच्छा, टीचिंग टोन ना रहे। टीचिंग टोन क्या होती है? गड़बड़ है टीचिंग सर। टोन में होती है कि जब आपको लगता है कि आप जानते हैं और आप बोर्ड सामने जो बैठा हुआ है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन क्लासरूम में हम लोग इस्तेमाल करते ही चलता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं चलता, खासतौर से ऐसे कम्युनिकेशन में जहाँ मामला उल्टा हो। आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछे जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड मेंबर्स को नहीं पता है, यह सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपका परीक्षण किया जा रहा है। और दरअसल सवाल कुछ ही चीज़ के लिए, सवाल तो इसलिए पूछे जा रहे हैं कि सवाल के बहाने आपके पर्सनैलिटी का पता लगे। ठीक है ना। तो मेरी सलाह क्या रहेगी कि टीचिंग टोन को थोड़ा सा कम करना है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन फॉर्मल हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल की बाउंड्री पर चलता है, किसी किसी जगह पे वो इनफॉर्मल में ज़्यादा चला जाता है। ठीक है ना। तो उसको आप थोड़ा सा खींचकर फॉर्मल में लाएंगे क्योंकि ये स्ट्रिक्टली फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है। बाकी चीज़ें जनरली नॉलेज वगैरह में मुझे कोई खास कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हाथ आप बांध के बैठते हैं, हाँ उसकी जगह कोशिश कीजिए, अगर आपको बहुत हाथ चलाने की आदत नहीं है तो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत हाथ चलाते हैं तब तो बांध सकते हैं क्योंकि मजबूरी है, नहीं तो हाथ चलने लगेगा। अदरवाइज हाथों को ऐसे रख लीजिए, तो ये सबसे सही तरीका। थैंक यू सर। ठीक है ना। रिलैक्स रहना है, कोई परेशानी उसमें नहीं करनी है। 2 छोटी सलाहें और दे रहा हूँ। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं इसलिए इतने डिटेल आपको फीडबैक दिया जा रहा है, ताकि थोड़े बहुत चेंजेस अगर आप कर पाएंगे तो ऑलरेडी अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। एक तो किसी किसी जगह पर आपके पास लॉन्ग आंसर्स देने की प्रवृत्ति है। ठीक है, छोटा करना है। ठीक है, जैसे कि ऐसा ना हो, ये आप टीचर हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही आपको बोर्ड मेंबर की आंख में लगे कि को देखकर लगे कि आप बोर्ड मेंबर की जो भूख थी वो शांत हो गई है, अपने क्वेश्चन को, आंसर को कंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, भले ही आपके पास अभी भी बताने के लिए कुछ हो। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके नंबर को कम कीजिए, संख्या को कम कीजिए। ठीक है। और लास्ट एक छोटा सा सुझाव है, ये तकनीकी सुझाव है, टेक्निकल है। एज एन गोल्डन रूल, किसी भी इंटरव्यू में कभी भी कोई वाक्य नहीं से आरंभ नहीं करना है। अच्छा, बात समझ में ना, ये गोल्डन रूल है किसी भी इंटरव्यू का। आप मान लीजिए आप किसी उत्तर में आपको निषेधात्मक वाक्य बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस बोलना है कि आप मना करना चाह रहे हैं, तो नहीं जो है वो वाक्य के अंत में आएगा, शुरू में नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, तो आप क्या शुरू करेंगे, सर ऐसा प्रतीत हो सकता है किंतु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। नहीं कहाँ चला गया, अंत में चला गया। नहीं से वाक्य शुरू करने का मतलब क्या होता है, बोर्ड मेंबर्स को ये नेगेशन लगता है और बोर्ड मेंबर्स को ये नेगेटिव लगता है। ठीक है, तो कहाँ लेके जाएंगे नहीं को, बाद में अगर जरूरी हो, नहीं तो सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं से कभी वाक्य शुरू नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। आई एम श्योर यू विल डू वेरी गुड। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।